दोस्तों, दुनिया में बहुत से नेचुरल फिनोमेना हैं जिसको ज्यादा जानने की कोशिश करें तो आप दंग रह जाएंगे। ये फिनोमेना इंसान का बनाया हुआ नहीं होता बल्कि कुदरत का बनाया होता है। दुनिया में कुछ फिनोमेना ऐसे भी हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट के पास नहीं है। इंटरनेट पर लोगों ने ऐसे कई मिस्टीरियस वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें से हम कुछ आपको आज दिखाने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिस्टीरियस अंडरवाटर सर्कल्स। मिस्टीरियस सर्कल्स जापान के समुद्रों में पाए जाते हैं। एक जापानीज व्हाइट स्पॉटेड पफर फिश ने ये खूबसूरत अंडरवाटर सर्कल्स बनाए हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ये बिल्कुल सिमेट्रिकल और इतना खूबसूरत डिजाइन एक पफर फिश ने कैसे बनाया है, लेकिन यही सच है। ये मिस्टीरियस क्रॉप सर्कल्स पहली बार जापान के कोस्ट में 1990 में स्पॉट किए गए थे। तकरीबन 2 डेकेड्स बाद ये मिस्ट्री सॉल्व हुई कि ये मिस्टीरियस सर्कल्स एक जापानीज व्हाइट स्पॉटेड पफर फिश ने बनाए हैं। ये मेल पफर फिश फीमेल्स को इस सर्कल के बीचों बीच अंडे देने के लिए बनाते हैं। ये 24 घंटे काम करते हैं और इनका टूल है इनके फिन्स। बीच में पड़े छोटे छोटे शेल्स को उठाकर इन सर्कल्स के रिजेस पर जमाते हैं। ये कुदरत का करिश्मा ही है जो एक छोटी सी मछली एक ऐसा मास्टरपीस बना सकती है। ऑस्ट्रेलियन मरीन इकोलॉजिस्ट टॉड बॉन्ड ने ऐसे सिमिलर मिस्टीरियस सर्कल्स ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में भी देखे हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन मिस्टीरियस सर्कल्स जापान के सर्कल्स से बहुत ज्यादा गहरे पानी में पाए गए हैं, तकरीबन 130 मीटर गहरे। टॉड बॉन्ड का कहना है कि हैरान करने वाली बात यह है कि जापान में पाए जाने वाले सर्कल्स ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाए गए सर्कल से सिमिलर कैसे हैं। टॉड बॉन्ड का कहना यह भी है कि अगर ये मेल पफर फिश फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाते हैं तो पानी के नीचे बहुत अंधेरा होता है, फिर ये सर्कल्स दिखाई कैसे देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के पफर फिश एक जैसे सर्कल्स बना सकते हैं और इनके रिजेस भी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। इन सवालों का साइंटिस्ट के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। जो भी हो, ये कुदरत का करिश्मा बहुत ही हैरत अंगेज कर देने वाला है। मिस्टीरियस फेस इन अंटार्कटिका। यूएफओ स्कैंडिनेविया नामे एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये फुटेज अपलोड की गई थी। ये गूगल अर्थ की फुटेज थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि ईस्ट अंटार्कटिका की बर्फ में एक चेहरा दिखाई पड़ा है जिसमें बंद आंखें, नाक और मुंह भी दिखाई दे रहा है। ये वीडियो वायरल हुई और सब कहने लगे कि ये एक एलियन फेस है। ऐसा तो हमने सिर्फ अब तक मूवीज में ही देखा था कि एलियंस बर्फ में दब जाते हैं और कोई आदमी जाता है और इन एलियंस को जगा देता है। ब्लेक एंड ब्रेट कजिन्स जो यूट्यूबर्स हैं, उनका कहना था कि ये कोई एक बहुत बड़े मेगा स्ट्रक्चर का हिस्सा है जो अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से सामने आता जा रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता जो हवा से या बर्फ पिघलने से बना हो, बल्कि साफ नजर आ रहा है एक एलियन फेस ने एक मेटल हेलमेट पहना हुआ है जिसमें नाक और फेस कवर हो रहा है। कुछ और लोगों ने कमेंट किया है कि ये एलियन नहीं है, लेकिन बर्फ में कुछ क्रैक्स बने हुए हैं। लोगों को जो ये चेहरा दिखाई दे रहा है ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिससे इंसान को चीजों में शेप्स दिखाई देते हैं। ये बात थोड़ी सेंसिबल लगी, लेकिन अभी तक ये एलियन फेस एक मिस्ट्री ही है। लेक नेट्रॉन। क्या आपने मेडुसा के बारे में सुना है? ये स्नेक हेड ग्रीक मॉन्स्टर है जिसकी आंखों में देखने से कोई भी इंसान पत्थर का बन जाता है। ये तो कहानियों में होता है, लेकिन अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहाँ स्विम करने से आप जरूर पत्थर के बन जाएंगे। लेक नेट्रॉन। जी हाँ, ये लेक तंजानिया में है जो बहुत ही खतरनाक है। क्या चीज है जो इसको इतनी खतरनाक बनाती है? लेक नेट्रॉन के पास एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है ओल्डोनियो लेंगाई। इस वोल्केनो से जो लावा निकलता है उसमें बहुत सारा पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम पाया जाता है जिसे नाइट्रोकार्बोनेटाइड या फिर नाइट्रॉन कहा जाता है। इसी से इस लेक का नाम भी नाइट्रॉन पड़ा है। यही लावा बहकर इस लेक के पानी में मिल जाता है। इसकी वजह से इस लेक का pH लेवल 10.5 है, तकरीबन अमोनिया जितना, और यही वजह से ये लेक बिल्कुल लाल लगता है। कोई भी परिंदा अगर इस पानी में चला जाए और बाहर ना निकल पाए तो इसकी बॉडी कैल्सिफाई हो जाती है और बिल्कुल पत्थर जैसी बन जाती है। 2014 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रांड ने इस फिनोमेना को डॉक्यूमेंट किया। इन्होंने कई पत्थर के बने हुए परिंदों और जानवरों को डिस्कवर किया। अगर कोई इंसान इस लेक में चला जाए और बहुत लंबे समय तक इस पानी में रहेगा तो ये भी पत्थर का बन सकता है। साल के कुछ महीनों में इस लेक के पानी का टेम्परेचर 60 डिग्रीज होता है जिससे 5 सेकेंड्स में 3rd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ महीनों में पानी ज्यादा गर्म नहीं होता और आप एक हॉट बाथ टब का मजा ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इस पानी में नमक का कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि आपकी आंखें जल सकती हैं। बेहतर यही है कि इस लेक में स्विम करने के बजाय लोग स्विमिंग पूल को ही अपना ऑप्शन बनाएं।
Undulatus asperatus। 2014 में क्लाउड अप्रिसिएशन सोसाइटी के फाउंडर गेविन प्रटरपिने ने इस क्लाउड के बारे में जानकारी की। दुनिया के हर कोने से लोग अनयूजुअल क्लाउड फॉर्मेशंस की तस्वीरें गेविन को भेज रहे थे, ये जानने के लिए कि ये क्या है और इन क्लाउड्स को क्या कहते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 9 साल के बाद आखिर में इन क्लाउड्स को एस्पेरेटस का नाम दिया। गेविन ने बताया कि ये क्लाउड्स वेव्स जैसे लगते हैं, जो कहीं पर स्मूथ हैं और कहीं पर बहुत शार्प लगते हैं, ऐसे जैसे समुद्र के नीचे से इन वेव्स को देखा जा रहा हो। ये क्लाउड्स बहुत करीब दिखाई देते हैं और ज्यादातर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से फॉर्म होने लगते हैं। ये क्लाउड्स ऐसे लगते हैं जैसे कि एलियन इन्वेजन हो रहा है या फिर जजमेंट डे करीब आ रहा है। जो भी रीजन हो, इन क्लाउड फॉर्मेशन का ये लुक बहुत ही स्कैरी और मिस्टीरियस लगता है। रेड क्रैब माइग्रेशन। इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसका नाम है क्रिसमस आइलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। इस आइलैंड पर तकरीबन 50 मिलियन रेड क्रैब्स रहते हैं, जो हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच इंडियन ओशन को माइग्रेट करते हैं। इस माइग्रेशन की वजह है ओशन के पास स्पॉन करना यानी अंडे देना। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच आइलैंड से चलना शुरू करते हैं और वेट सीजन में स्पॉन करते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये सूरज निकलने से पहले जब टाइड्स ज्यादा होते हैं और चांद के आखिरी तिमाही में ये स्पॉन करते हैं। मिस्टीरियस बात तो ये है कि ये मिलियंस ऑफ क्रैब्स तो चांद और हाई टाइड और लो टाइड के बारे में कैसे जानते हैं और हर साल ये क्रैब्स अक्टूबर से नवंबर के बीच ही क्यों स्पॉन करते हैं। इन सवालों का जवाब तो साइंटिस्ट भी नहीं दे सकते। रेड क्रैब माइग्रेशन इतना पॉपुलर हो गया है कि टूरिस्ट भी इन्हें देखने के लिए आते हैं और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन क्रैब्स के लिए एक ब्रिज बनवाया है, क्योंकि माइग्रेट करते समय रोड पर कई क्रैब्स गाड़ियों के नीचे कुचले जा रहे थे। रोड्स बंद भी कर दिए जाते हैं। यहाँ के लोग इस क्रैब माइग्रेशन का बहुत ध्यान रखते हैं और इसे एक इम्पोर्टेंट इवेंट मानते हैं। नामीबिया फेरी सर्कल्स। नामीबिया डेजर्ट साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और इस डेजर्ट में हैरतअंगेज सर्कल्स पाए जाते हैं। इस मिस्टीरियस फिनोमेना ने साइंटिस्ट को पजल कर दिया है। इन सर्कल्स को फेरी सर्कल्स या मिस्टीरियस रिंग्स भी कहा जाता है। ये सर्कल्स खाली मिट्टी के बने हैं और घास से घिरे हुए हैं। इनके चौड़ाई 2 से 15 मीटर की होती है, जो आम बात नहीं है। ये साइज में इतने बड़े हैं कि प्लेन से भी दिखाई देते हैं। ये सर्कल्स 1970 से एग्जिस्ट करते हैं और कई थियोरिस्ट ने इन सर्कल्स को यूएफओ से लिंक किया है। ऐसे सर्कल्स ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई दिए गए, लेकिन अफ्रीका के सर्कल्स बहुत बड़े हैं और घास के बने हैं और बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स में पाए गए हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि टर्माइट जमीन के नीचे घास के रूट्स को खा जाते हैं, इसलिए सर्कल्स बन जाते हैं और उन जगहों पर घास नहीं होती, सिर्फ रेत या मिट्टी होती है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि टर्माइट सिर्फ सर्कल्स में ही घास को खाएं और बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स में? कुछ थियरीज ये भी कहते हैं कि टॉक्सिक गैसेस की वजह से या फिर प्लांट्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए सॉइल में पाए गए रिसोर्सेज के लिए कम्पीट या मुकाबला करते हैं, इसलिए कुछ प्लांट्स इस मुकाबले में हार कर मर जाते हैं। लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या टॉक्सिक गैसेस और प्लांट्स को इनफ रिसोर्सेज ना मिलना एग्जैक्ट सर्कल्स में कैसे हो सकता है, और वो भी इतने बड़े सर्कल्स जो एक डिजाइन या पैटर्न जैसे बन जाते हैं और आसमान से भी दिखाई देते हैं। ये मिस्ट्री अभी सॉल्व करना साइंटिस्ट को बाकी है। साइंटिस्ट को कुदरत के मिस्टीरियस फिनोमेना को सॉल्व करने में पता नहीं और कितने साल लग जाएंगे। ग्रेट ब्लू होल। बेलीज सिटी के कोस्ट पर एक बहुत बड़ा अंडर वाटर सिंक होल बना हुआ है जो 125 मीटर या 407 फीट गहरा है। इसे द ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है। कई स्कूबा डाइवर्स ने इस ब्लू होल में तैरने का मजा लिया है, लेकिन बहुत कम ने इस ब्लू होल के नीचे जाने की हिम्मत की है, ये देखने के लिए कि आखिर इस ब्लू होल के अंदर काले अंधेरों में क्या है। 2018 में एक्वेटिक सबमरीन्स की क्रू टीम ने ब्लू होल के नीचे जाने का एक्सपेडिशन शुरू किया। इस ब्लू होल में इस क्रू को बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि रीफ शार्क, टर्टल्स और जायंट कोरल देखने को मिले, मगर जब ये पानी में 90 फीट नीचे जाने लगे तो कोई भी क्रीचर्स या दूसरा लाइफ फॉर्म नहीं दिखाई दिया। इसकी वजह थी हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी परत जो सारे सिंक होल पर फैली हुई है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड की परत के नीचे ऑक्सीजन ही नहीं है, इसलिए कोई क्रीचर्स जी नहीं पाते। इस परत के नीचे कुछ क्रैब्स और कॉन्क्स मिले जो सफोकेशन से गिर पड़े थे। इन कॉन्क्स के कब्रिस्तान के नीचे डाइवर्स को जो मिला वो बहुत हैरत अंगेज था। ये था स्टैलेक्टाइट, जो एक केव के रूप से हैंगिंग स्ट्रक्चर जैसा होता है। ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स कैल्शियम सॉल्ट्स के डिपॉजिट होने से बनते हैं। ये स्टैलेक्टाइट स्टोन पर पानी ड्रिप होने की वजह से फॉर्म होने लगे हैं। इससे पता चलता है कि ये ब्लू होल एक केव था जो 14,000 साल पुराना है। ये लास्ट आइस एज में फॉर्म हुआ था। जब सी लेवल्स बढ़ने लगे तो ये केव फ्लड हो गया और ब्लू होल बन गया। स्टॉर्म लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है और ये नेचुरल फिनोमेना क्या है? बादलों में पॉजिटिव पार्टिकल्स ऊपर की तरफ
तरफ जाते हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं। जब ये पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स क्लाउड की नीचे की तरफ आने लगते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी बोल्ट जमीन की तरफ आने लगता है जिसे स्टेप लीडर कहते हैं, और जमीन में पाए जाने वाली पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी ऊपर आने लगती है जिसे स्ट्रीमर कहते हैं। ये स्ट्रीमर आसमान की तरफ जाने लगता है और जब ये स्टेप लीडर से टकराता है तो 50,000 डिग्री फ़ारेनहीट का टेम्परेचर हो जाता है जो सूरज से 5 गुना ज्यादा गर्म होता है। ये हीट एक बहुत बड़ी आवाज क्रिएट करती है और लाइटनिंग भी क्रिएट करती है जो मीलों दूर तक सुनाई देती है और हम कहते हैं कि बादल गरज रहे हैं। ये असल में स्टेप लीडर और स्ट्रीमर आपस में टकराने की वजह से आवाज और लाइटनिंग पैदा होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही अमेजिंग और मिस्टीरियस नेचुरल फेनोमेना। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें।